आज ये सबको क्या हो गया? जय बाबा इंसा, जय बाबा जय श्वेतांबरी, बाबा ताई। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। दिलू, आज प्रेयर कर लेना आप। चलेगा। जय अहिंसा आरती होईल ना? हो ताई। हाँ। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा जय सुषमा बाबा। जी, वसंत जी, जय। टाइम हो गया। टाइम हो जय गया, हाँ जय बराबर, जय। चलो समय हो गया है। ये बाबा के रूम का कर रहे हैं शेयर यहाँ पर, मेलाजात की रूम का शुरुआत करते हैं, टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। यह तो मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द वॉइस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया, अभी हम पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें अब्दुल्ला पकरवान की जीवन में आगे क्या हुआ। लेकिन वो शुरू करने के पहले पिछले बार हमने देखा उसकी जो दूसरी शादी कैसी हुई, ये हालात हमने देखे। पहले बीबी उसकी गुजर गई, और वो गुजरने के पहले ही दोनों की मुलाकात हो गई थी, पहली बीबी और होने वाली दूसरी बीबी। और उसके किताब, उसके रहन सहन से वो प्रभावित हो गई थी मरियम। तो उनकी दूसरी बीवी ने जो अपना आत्मचरित्र लिखा है, तो इसके बारे में हमने पिछले बार देखा कि हमें अब्दुल्ला पकरवान की जीवन के बारे में कई सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ मरियम, उनकी दूसरी बीवी जो है, उनके कारण हमें उनकी जीवन में क्या क्या घटित हुआ बाबा से बिछड़ने के पश्चात। तो ये उनकी दूसरी बीवी की तस्वीर है, आप लोग इससे एक बार देख लीजिए। फिर आगे उन्होंने जो चरित्र लिखा, अपना आत्मचरित्र उन्होंने लिखा, और उसके कारण ये उनकी दूसरी पत्नी है मरियम करके, और उसके चरित्र का नाम है झिलझिला, अ लेडी बिफोर हर टाइम। तो जैसे उनको देख के हमें पता चलता है उस समय की ये है, 1950 वगैरह के दशक की। तो वो अपने समय से कितने आगे थी, वो भी ईरान जैसे प्रदेश में। तो हमें इसका अंदाज़ा आता है। सुंदर भी दिखती है, और वो आर्ट, कल्चर, महिला हक, इनके लिए भी उन्होंने खूब लड़ा दिया। काफ़ी वो ज़बरदस्त, जिसको हम व्यक्तिमत्व कह सकते हैं, ज़बरदस्त व्यक्ति वो थी। ये आप लोग ठीक से देख पा रहे हैं? नहीं तो इसको मुझे और बड़ा करने का कर सकते, कोशिश कर सकती हूँ। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम कर रहा है ये। हाँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको देख पा रहे हैं। तो ये झिलझिला करके आत्मचरित्र मरियम बेनम में लिखा था, ए वुमेन बिफोर हर टाइम, उसका टैगलाइन था, और ये मरियम बेनम करके है। ये जो मरियम ने आत्मचरित्र खुद का लिखा, इसके कारण हमें अब्दुल्ला पकरवान के भौतिक जीवन में आगे क्या क्या हुआ और किस प्रकार से उसने जीवन जिया, उसका खूब सारा ब्यौरा मिलता है। उसके कारण हमें पता चला कि जो व्यक्ति 6वीं भूमिका में गई थी, वो बाहरी दुनिया में जाके शादी करती है। फिर पहले हमें जब दिखता है कि अरे 2 शादियाँ हुई, तो लगता है अरे 2 शादियाँ, तो उसकी पार्श्वभूमि क्या थी, वो सच में
ये भौतिक जीवन में थे कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं थे। इसका सब आज हम इन डिटेल देखने वाले हैं कि जो बाबा कहते हैं बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें रहकर व्यापार करके, बिजनेस करके, गवर्नमेंट जॉब करके, कई सारे अपना जीवन जीने के लिए, कमाने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए, इसके बावजूद उन्होंने किस प्रकार के समाज कार्य किए, ये सब में होने के बावजूद वो इससे कैसे अलिप्त थे और इस दुनिया का आदमी कैसे नहीं था। यहाँ तक कि लोग उसके बारे वो ना पागल है करके लोग कहते थे उनके बारे में। तो इस प्रकार का जीवन ये बाबा के प्रेमाश्रम का बच्चा जो छठवीं भूमिका में स्वयं पहुंच गया था, उसका जीवन यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ एक तस्वीर है, इसी पृष्ठ पर है, इसलिए मैं उसको पहले ही शेयर कर देती हूँ। ये आपको अब्दुल्ला फकरवान के पहले बाबा के प्रेमाश्रम के फोटो तो आपने खूब देखे हैं। मैंने ये सब जल्दबाजी में फ़ोटो निकाल के अभी बैठे-बैठे उसको अपलोड किया, इसलिए मैं उसको एडिट करना रह गया। वो किताब के पन्ने ऐसे ही आ गए, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सबकी। तो यहाँ ये अब्दुल्ला फकरवान के आपने बाबा के साथ के फ़ोटो देखे, प्रेमाश्रम के फ़ोटो देखे। तो उनकी शादी के समय का 1954 में इन दोनों ने शादी की थी और बंदर अब्बास में वो रहते थे। तो उस समय का ये अब्दुल्ला फकरवान और उनकी बीवी का ये फोटो है। तो आगे हम चलते हैं। हमने ये देखा कि ये जो मरियम बेन्नम है, वो पहले ही अब्दुल्ला फकरवान की पहली बीवी से कैसे मिल चुकी थी, संजोग से कैसे उनकी साथ में यात्रा हुई, और फिर वो आग्रह करती है मरियम को अपने घर चलने का। घर जाने के पश्चात वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो अब्दुल्ला फकरवान ने मेंटेन की, उसको देख के कैसे मरियम प्रभावित होती है, इसके बारे में यहाँ लिखा है। और यस, आगे चलते हैं कि इनको बंदर लेंगाह जाना था मरियम को, और उनकी अब्दुल्ला की पहली बीबी फतमे नेसा उनको आग्रह करती है कि आगे की यात्रा करने के पहले हमारे घर चलो, फ्रेश हो जाओ, फिर आगे की यात्रा करो। और उनके घर वो पहुंचती है तो देखती है कि उनका कबर्ड जो है किताबों से खचाखच भरा है, जहाँ की किताबों को रखने के लिए जगह नहीं है। और वो देख के वो बहुत प्रभावित होती है, और फतमे उसमें उसको बताती है कि ये इतना पागल है मेरा पति कि उसको अपने बच्चों से, परिवारजनों से भी अपनी किताबों से अधिक प्रेम है। और अब ये मरियम अपनी परिवार जो है उसके घर जाती, तो अपने परिवारजनों से अब्दुल्ला फकरवान के बारे में वो जो सुनती है, ये बातें आगे हम देखने वाले हैं। हम पेज नंबर 244 में है। The relative shuddered and was horrified that I had actually gone into Abdullah Pakwan's house. All she would say was that he was crazy. जब मरियम के परिवारजनों ने जाना कि वो अब्दुल्ला पकवान के घर गए तो उनको बहुत अचरज लगा, और उन्होंने कहा अरे वो तो पागल आदमी है। सही है, दुनिया का नहीं जो है उसे लोग पागल ही कहते हैं। Other family friends told her that Abdullah was seen as an enlightened but rather private man. तो बाकी जो उसके परिवार के रिश्तेदार और दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसे कहा कि अब्दुल्ला एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया था और वो एक अपने में रहने वाला व्यक्ति था, प्राइवेट था, मतलब और ज़्यादा बाहर का वो दूसरों से मिलना जुलना, ये ऐसा हम समझ सकते हैं, नहीं था। He came from quite a good family but had been orphaned as a young boy. ये बहुत अच्छे परिवार से अब्दुल्ला पकवान था, परंतु बचपन में ही वो अनाथ हो गया। उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, ये हमने पहले से देखा है। मरियम learned he had built up a business and now lived the modest and in the eyes of many austere lifestyle of a दरवेश। कैसा अद्भुत कॉम्बिनेशन है, मॉडेस्ट एंड ऑस्टियर लाइफस्टाइल। ऑस्टेरिटी मेजर्स होता है ना कोई भी संस्था में, ऑफिस में, खर्चा कम करने का, कि अपनी ज़रूरतें बिल्कुल कम रखने का, बिल्कुल सादगी भरा जीवन। अनावश्यक चीज़ों से इन लोगों को कोई मोह नहीं होता है, उनके झमेले में वो पड़ते नहीं है।
बिल्कुल सादगी भरा जीवन रहता है। और ऐसे पुराने बाबा प्रेमियों को कईयों को हमने देखा है। तो उन्होंने ये जाना मरियम ने कि उन्होंने अब्दुल्ला पकरवान ने अब अपना कारोबार शुरू किया था, वो व्यापारी बन गया था, बिजनेसमैन हो गया था। और उनके ज़माने में वो बहुत आधुनिक तरीके से रहते थे, है ना। मतलब वो क्रिया कर्म कुछ भी नहीं, जिस तरह से जिसे हम आधुनिक कह सकते हैं, ऐसे मॉडेस्ट जीवन जीते भी कईयों की नज़र में वो एक सीधा साधा जीवन व्यतीत कर रहे थे, एकदम साधु संतों जैसा, कठोर कट्टर जैसा बोलते, एक दरवेश जो होता है ना, दरवेशी जो साधु संत भटकने वाले लोग हैं, उनके जैसा एकदम कठोर तपस्यामय जैसा जीवन वो जी रहे थे। आधुनिक होकर भी ऐसा जीवन वो जी रहे थे, यही बड़ी बात है ना। छठवीं भूमिका का व्यक्ति है। अब जब वो दुनिया में गया तो वो जीवन कैसा जी रहा था, वो भरपूर दुनिया का था और फिर भी दुनिया का नहीं था। ये जो बाबा ने कहा है ऐसा जीवन, ये बड़ी बात है। अब दरवेश के बारे में यहाँ लिखा है, ए मेंबर ऑफ अ सूफी रिलीजियस ऑर्डर who has taken vows of poverty and austerity। ऐसे सूफीज़म में जो भटकने वाले साधु संत होते हैं, जो गरीबों जैसा कम खर्चे वाला एकदम इस प्रकार का जीवन जीते हैं। द टर्म इज एसोसिएटेड विद बॉलिंग डांसिंग, एसोसिएटेड विद द ऑर्डर। तो दरवेश तो हम लोग सब जानते हैं कि जिस प्रकार बाबा के पिताजी भी घूमते थे शरियार से। आगे वो कहती है, What was unusual about him I learned। मरियम बेन्नम कहती है, मैंने उसके बारे में जो भी सुना उसमें असाधारण मुझे ये लगा, was that he had many orthodox he has many unorthodox ideas, for in his youth he had traveled to India in pursuit of knowledge and education, and had since then been quite mysterious about his religious belief। This is very, very important for us। कि वो कहती है, मरियम बेनम कहती है कि अब्दुल्ला पकरवान के बारे में मैंने जो जाना, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो घर जाके बात की तो तब उसने जो जाना वो अपने चरित्र में आगे लिखती है कई सारा पर्चा, कि अपने वो उसकी सारी कल्पना एकदम अनऑर्थोडॉक्स थी। ऑर्थोडॉक्स क्या कहेंगे उसको, पुराने ख्यालों की नहीं थी, आधुनिक थी, है ना। ऑर्थोडॉक्स जिसको बोलते कट्टर, ऐसी नहीं थी, आधुनिक ख्याल उसके थे। और उसका कारण मैंने ये जाना कि अपने किशोर अवस्था या यंग एज में वो भारत गए थे अपनी शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने, और तब से वो बहुत गूढ़ हो गए हैं। उनका पूरा आचरण जो है एकदम गूढ़ लगता है, और उनके धार्मिक आस्थाएं भी बिल्कुल गूढ़ है। अभी क्यों नहीं होगा ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अनऑर्थोडॉक्स जो अप्रथा नहीं थी, उनमें कोई प्रथा चलन नहीं था। Mariam also learned that Abdullah's contribution to the social and literary development of Bandar Abbas was considerable, and that he was able to help others with their business correspondence because of his fluency in English, Persian and Arabic। इंग्लिश, पर्शियन और अरेबिक भाषा में जो उनका प्रभुत्व था अब्दुल्ला पकरवान का, इसके कारण वो और लोगों की मदद करते थे। उनका व्यापार के संबंधी जो पत्राचार था वो करने में वो दूसरों की बहुत मदद करते थे। साथ ही मरियम ने ये जाना अब्दुल्ला के बारे में कि उनका साहित्यिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान था। सामाजिक विकास, साहित्यिक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था और दूसरों की वो बहुत मदद करते थे। Mariam's momentary interest in Abdullah soon faded
as she became more involved in her own family circle. जैसा होता है ना, अब उस समय उनको एकदम दिलचस्पी लगी थी उनकी बातों में, उनके विषय। लेकिन अब्दुल्ला के बारे में मरियम की दिलचस्पी सोन ही कम हो गई, जैसे वो अपने परिवार में अपनी उलझनों में उलझ गई। हर फर्स्ट मैरिज, अब ये बातें मरियम बेगम जिनकी फोटो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके बारे में है। अब्दुल्ला फकरवान की दूसरी पत्नी के विषय में ये सारी बातें लिखी है। Her first marriage in the early 1940s was not a good match and ended suddenly. उसकी मरियम बेगम की शादी 1940 में जो उसे ही दशक में बहुत पहले ही हुई थी, वो अच्छी नहीं थी और जल्द ही खत्म हो चुकी। A son, ईसा came from that union. वो पहली शादी से उनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम ईसा था। And the boy would stay with Maryam until being reunited with his father at the age of 9. तो 9 साल की उम्र तक ही वो अपने बेटे को अपने साथ रख पाई। उसके पश्चात उसको उसको अपने बेटे को अपने पति को सौंपना पड़ा, जिससे वो विभक्त हो गई थी। तो इनका बेटा जो है ईसा नाम का, वो अपने पिता के साथ रहता था। In her 30s, in the early 1950s, अब देखो 1950 में भी वो 30 साल की थी, मतलब 40 के पहले ही उसकी शादी, मतलब वो कच्ची उम्र में शादी हुई थी। In her 30s, in the early 1950s, Maryam knew in her heart she wanted to remarry, but says she was very fussy about who she would spend the rest of her life with. I'm so sorry. वो 1950 के दशक में मरियम की उम्र 30 थी और अब उसे लगने लगा कि शादी करनी चाहिए, लेकिन उसके बहुत नखरे थे, बहुत फजी थे कि ऐसे किस व्यक्ति के साथ मैं मेरा उर्वरित जीवन व्यतीत करूंगी, इसके बारे में वो बहुत चूजी थी। She was against being with a divorced man or being the other woman to an already married man, so widow seemed the wisest choice. So sorry. तो वो कहते हैं वो स्वयं डिवोर्सी थी, लेकिन फिर भी उसको डिवोर्सी व्यक्ति के साथ शादी नहीं करनी थी, या तो ऑलरेडी जिसकी शादी हुई है उसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी करके उसको नहीं रहना था। तो इस प्रकार से जिसने अपनी पत्नी को खोया है, ऐसे व्यक्ति या विधुर जिसे हम कहते हैं, ये उसके हिसाब से एक अच्छा चॉइस था। वो कहती है, मरियम बेगम कहती है, I knew that no marriage would work for me unless my new husband was an enlightened man with a strong character and open mind, who would respect my attitudes and my belief in the emancipation of women. The woman ahead of her time. वो कहती है, मुझे ये पक्का पता था अपने बारे में कि मेरी ये शादी तभी टिक पाएगी कि जब मेरा नया पति एक ज्ञानी व्यक्ति होगा, जिसका एक अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, चरित्र एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा चरित्र वाला होगा, जो कि खुले दिल वाला होगा, ओपन माइंड वाला होगा, और जो मेरे रवैया का या जो मेरी अभिवृत्ति है, रुख है, मनोभाव है ना, एटीट्यूड, मेरे रवैया का या रुख का जो आदर करेगा, और मेरी जो आस्था है, किसमें आस्था थी मरियम की? महिला सशक्तिकरण, इमांसिपेशन ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण के लिए वो बहुत काम की। तो महिला सशक्तिकरण में जो मैं आस्था रखती हूँ, इसमें इसका वो आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे उसकी शर्तें थी। Soon the winds of the fate began to turn in Mariam's direction. और इस प्रकार से जल्द ही मरियम के फेवर में, दिशा में
सब गतिविधियां होने लगी। She recalled her chance encounter in Abdullah's life, and quite suddenly he again entered her circle. अब ऐसे करते करते वो अब्दुल्ला पकलवान के बारे में सोचने लगी कि अचानक कैसे उसके जीवन में वो आई थी, और अचानक से ही अब्दुल्ला पकलवान उसके जीवन में आ गए। वो कैसे, वो आगे दिया है। वो कहती है, he had heard enough about me to believe a marriage between us would work well. तो अब्दुल्ला पकवान ने पहले से सुन के रखा था कि इन दोनों के बीच में अगर शादी हुई तो वो संपन्न अच्छे तरीके से वर्कआउट होगी, सफल होगी। He conveyed this to my good friends and they became the mediators. तो अब्दुल्ला पकरवान ने मरियम की जो सहेलियाँ थी उनको न्योता भेजा और उन्होंने मेडिएटर का, मध्यस्थी का काम किया इनकी शादी में। उसके मित्र और मरियम के मित्रों ने मध्यस्थी का काम किया। The pre-courtship period took a sudden humorous turn as Mariam outlines in her autobiography कि ये प्री कोर्टशिप जो समय रहता है एक नोटिस देने के बीच में कुछ अवधि रहती है, उसके बीच में अचानक कोई विनोदपूर्ण हास्यपूर्ण घटनाएं हुई जिसका जिक्र मरियम ने अपने आत्मचरित्र में किया है। वो कहती है, jokingly I suggested to her friends that we write a for and against list of Pakravan's virtues and vices. अब यहाँ इसे क्यों उद्धृत उन्होंने किया है, इसका कारण है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति बना था बाबा की स्कूल में जाके। इसका यहाँ पर हमें तफसील मिलता है। वो कहती है कि इनकी शादी के पहले जैसे इसकी कई सारी शर्तें थे, तो इसने अपनी दोस्तों से कहा था कि हम एक काम करते हैं कि अब्दुल्ला पकरवान के गुण और दोष इसकी हम क्या करेंगे, एक लिस्ट करेंगे, है ना। उससे उसको चुनना है कि नहीं, उसके साथ शादी करनी है कि नहीं, वो कैसा तय करेगी। तो वो अपने दोस्तों के जरिए, उसके दोस्तों के जरिए जानेगी कि ये व्यक्ति कैसी है। तो एक लिस्ट करते हैं, उसके गुण क्या क्या है, दोष क्या क्या है, वो बताएगी शर्तें अपनी कि इस प्रकार होना है। अब आगे ये सब दिया है सिलसिला। अब ये कहती है, मरियम कहती है, he must be tall, I insisted. मरियम ने आग्रह किया कि वो व्यक्ति जिससे मैं शादी करूंगी बहुत ऊंचा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो उसके दोस्तों ने कहा, yes, yes, he was not only tall but lean, they assured me. तो उसके दोस्तों ने उसे खातरी दी, बताया, जताया कि वो yes, वो बहुत लंबा भी है और केवल लंबा नहीं है तो दुबला पतला कृश व्यक्ति है। आगे मरियम कहती है, if he has a high pitched voice like a woman, don't go any further. वो कहती है, यदि इस व्यक्ति की आवाज महिला जैसी आवाज है, दुबली पतली ऊंची आवाज, महिला जैसी आवाज है, लड़कियों जैसी अगर उसकी आवाज है तो उसको मैं पसंद नहीं करूंगी, ऐसी उसकी शर्त थी। तो उसकी सहेलियां कहती है, नो नो, he has a deep manly voice, they said. He scored more points. तो उसकी सहेलियों ने बताया, नहीं, उसकी आवाज अच्छी खासी पुरुषों की खर्ज जिसके बोलते डीप वॉइस होती है, मोटी वॉइस होती है। जैसे आप डॉन स्टीवंस की आवाज देखो तो उसकी आवाज एकदम पुरुषों जैसी अच्छी खासी है, ऐसे उसकी सहेलियों ने उसको बताया। मरियम learned that Pakwan was both the head of the Chamber of Commerce. अब ये देखो, आप लोग समझ सकते हैं जो कॉमर्स वाले हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य होना ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपाधि है। जो कॉमर्स वाले हैं, जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, वो समझ पाएंगे कि मरियम ने ये जाना कि उस समय अब्दुल्ला पकरवान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था उसका वो मुख्य था, मुखिया था, चेयरमैन होगा, एंड द डायरेक्टर ऑफ द रेड लायन एंड रेड सन सोसाइटी, रेड क्रॉस इक्विवेलेंसी इन बंदर अब्बास। इतना सोशल वर्क उसका उच्च प्रकार का था, इसका ये सबूत है, प्रमाण है। जैसे हमारे यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, इसके साथ ही इसके बराबर का वहाँ रेड सन सोसाइटी था और दूसरा था रेड लायन। तो ऐसे जो संस्थाएं थे उसका वो डायरेक्टर था।
इन बंदर अब्बास में। एंड मतलब कितनी ऊंची पोस्ट पर वो काम कर रहा था, और इसके बावजूद ऑस्टेरिटी से काम ले रहा था, जीवन एकदम सादगी भरा जीवन जी रहा था। एंड दैट ही हैड लिटिल लव फॉर वर्ल्डली पोजेशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। That he had, Miss Abdullah Pakwan had little love for worldly possessions. This is important point. कि ये दुनियावी जो भी माया है उसके लिए कोई आसक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। यस, थैंक यू। इस प्रकार का अब्दुल्ला पकरवान था कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे था, फिर भी सत्ता, संपत्ति, पद, ये मायावी जो भी भौतिक माया है इसके प्रति उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। He sounded too good to be true and I was captivated. वो मरियम कहती है कि लगता था ये बहुत अच्छा आदमी है और मैं बहुत मोहित हो गई। In fact, in all the excitement, we forgot to make an against list. अब ये लोग क्या बैठे थे? फॉर गुण दोष उनको बताना था, लिखना था अब्दुल्ला पकरवान के बारे में। तो अच्छाई की बातें इतनी आगे आई कि इस उनका एक्साइटमेंट, इस उत्साह में वो जो दोष वाली लिस्ट जो है, वर्चूज वाली लिस्ट, वो बनाना भूल ही गए। गुण दोष दोनों बनाना था, उसकी क्या कमियां हैं वो लिखने का, उसकी लिस्ट बनाना वो पूरे भूल गए। An exchange of letters between the two followed, with Mariam's friends encouraging the match. मरियम की जो सहेलियां थी उन्होंने इस शादी के लिए बहुत प्रोत्साहित किया और इसकी वजह से दोनों में पत्राचार शुरू हो गया। मरियम लिखती है, They knew Pakravan to be a man of integrity and an ideal father, and they believed that our marriage would be successful and happy. उसकी सहेलियां कहती है कि अब्दुल्ला पकरवान एक निष्ठावान व्यक्ति है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी, निष्ठावान व्यक्ति है, एक आदर्श पिता है, और ये कहती है कि उनका विश्वास था कि हमारी शादी एक यशस्वी शादी होगी, आनंददायी शादी होगी। अब्दुल्ला पकरवान एंड मरियम बेहम वेर मैरिड इन 1954, 1954 में। हमने पहले देखा था कि उसकी पत्नी शायद 10 या 12 साल पहले गुजर गए थे, 1940 में शायद, एनीवे। तो 1954 में अब्दुल्ला पकरवान की ये दूसरी शादी हुई मरियम बहन नाम के साथ। She moved to Bandar Abbas and took on the care of Pakrawan's 2 young children, Rokna 10 and Mary 3. हमको याद है कि अपनी दूसरी डिलीवरी के दौरान फतेह नेसा जो है अब्दुल्ला की पहली पत्नी गुजर गई थी, तो 54 में दूसरी शादी करने के पश्चात मरियम बेगम जो है बंदर लेंगे अच्छे बंदर अब्बास शिफ्ट हो गए अपनी शादी के पश्चात, और तुरंत उसने अब्दुल्ला के जो 2 बच्चे थे, रोकना बेटा था बड़ा 10 साल का और मेरी 3 साल की थी। तो आगे बहुत भावुक एक घटना दी है, वो आगे लिखती है, द चिल्ड्रन गेज एट मी विथ पजल बट होपफुल आइज। जैसे बच्चों ने उसे देखा तो बहुत पजल थे, कंफ्यूजन था उनके मन में, लेकिन उनकी आंखों में बहुत सारी उम्मीदें थी, आशा थी। इस तरह से उन्होंने अपनी नई माँ को देखा। मेरी, whose mother had died giving birth to her, ran up to me and asked, "Are you my mother? Please don't leave us again." तो जो छोटी बच्ची थी, 3 साल की उम्र थी मेरी की, वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी और उसने पूछा, क्या तुम मेरी नई माता है? यदि हो तो कृपा करके फिर से हमें छोड़ के नहीं जाना। सो टचिंग इट इज। यहाँ पर उन बच्चों की तस्वीर दी है, हालांकि ये तस्वीर में मेरी थोड़ी सी बड़ी है, पर मैं यहाँ ये स्क्रीन शेयर रुका देती हूँ और दूसरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अब्दुल्ला पकरवान की
पहली शादी की बच्चियाँ, दूसरी शादी की बच्चियाँ, ये सब यहाँ ब्यौरा दिया है और इसको उसकी तस्वीरें भी यहाँ दी है। थोड़ा-सा जी, इसको आप देख पा रहे हैं क्या? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको देख पा रहे हैं। अब थोड़ा-सा बड़ा किया। ये जो खड़ी है ना, ये मेरी है। ये तो 3 साल की थी। अब बाद में मैं बेहनम से उनको मरियम बेहनम से उनको 2 बेटियाँ हुई, शहनाज़ और क्या दूसरा नाम है शहनाज़ और कुछ शिरीन। ये 2 बच्चियाँ उसको दूसरी शादी से हुई, शहनाज़ और शिरीन, और ये पहले शादी से हुई बच्ची है। तो ये मेरी का डायलॉग अभी हमने जो सुना, अपनी माता को कहती, क्या तुम फिर से तो अभी हमको छोड़ के नहीं जाओगी? ऐसे वो अपने नई माँ को पूछ रही है। आगे चलते हैं। या मरियम्स करियर, आगे देखते हैं। मरियम्स करियर इन कल्चरल सर्कल्स एंड वुमेन्स हेल्थ एंड वुमेन्स राइट would blossom in ईरान एंड पाकिस्तान। देखिए, मरियम बेन्नम जो थी, इसका जो पूरा करियर था, वो सांस्कृतिक मंडल, खेल, महिला सशक्तिकरण, महिला आरोग्य, इसमें वो सक्रिय थी और महिला हक के लिए वो उसका जो करियर पूरा एकदम उभान पे था और ईरान और पाकिस्तान में भी वो अपना कार्यरत थी इस क्षेत्र में। ये विशेष बात, दखल देने जैसी बात है कि पाकिस्तान में भी वो कार्यरत थी इसके लिए और उसका करियर एकदम उफान पर था। The couple would have 2 children together, Shehnaz in 1956 and Shirin in 1957। 1954 में इसकी शादी हुई। 1956 में इनको शहनाज नाम की लड़की हुई और मतलब लड़की हुई, उसका नाम शहनाज रखा, और 1957 में शिरीन, दूसरी बेटी का नाम शिरीन रखा। अब बहुत महत्वपूर्ण है आगे। द चिल्ड्रन वुड डेवलप देयर ओन करियर्स लेटर इन लाइफ। इन बच्चों ने अपना अपना करियर विकसित किया आगे जीवन में, वो कैसा वो भी देखेंगे। ईसा, मरियम्स सन फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज वुड बिकम अ बिजनेसमैन। मरियम की पहली शादी से जो उसको बेटा हुआ था ईसा नाम का, वो एक यशस्वी बिजनेसमैन, व्यापारी हुआ। रोकन्नाल-दिन, a teacher and a sound technician in Iranian television। अब्दुल्ला पकरवान का जो पहला बड़ा बेटा था रोकना, जो फतेह नेसा से हुआ था, वो ईरानियन टेलीविजन में साउंड टेक्नीशियन भी था और टीचर भी था। मेरी मरियम, जिसके फोटो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, सफ़ेद फ्रॉक में जो पेरिसी बच्ची दिखती है, ये लोग अभी होंगे कहीं, तो भी हमको ढूंढना पड़ेगा अभी इनके वेयर अबाउट्स। पिछले बार क्रिएशन एंड कॉजेस पढ़ते समय हमने सोचा था कि ये जिलजिला कहाँ है, हम कैसा देख पाएंगे ये किताब, इसमें क्या दिया है अब्दुल्ला पकरवान के आगे के जीवन के बारे में हमें बहुत उत्सुकता थी, तो यहाँ सारा इसका ब्यौरा दिया है। इसी प्रकार से ये बच्चे जो है, शहनाज है, शिरीन है, रोकना है, ये मेरी है, ये बच्चे कहाँ हैं? ये विश्व में कहीं तो होंगे, इनको ढूंढ के इनका आगे जानना पड़ेगा। एनीवे, तो ये जो मेरी थी मरियम, ये क्या हुई, ये ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, स्वीडिश पर्शियन इंग्लिश, देखो स्वीडिश पर्शियन और इंग्लिश भाषा की ये दुभाषी और ट्रांसलेटर का कार्य करने लगी ये बच्ची। अब्दुल्ला पकरवान की छोटी बेटी मेरी, जिसको जन्म देते हुए उसकी पहली पत्नी का देहांत हुआ था। एंड ऑफिसर एट द स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड, और ये स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड में अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। शिरीन, a successful beauty industry entrepreneur and investor।
शहनाज हुसैन सब प्रोडक्ट्स हैं ना, पता नहीं इनके हैं कि और कोई है, परंतु ये शिरीन भी ऐसे ही जो सौंदर्य विषयक साहित्य की जो उद्योग है उसमें वो उद्योग और एंटरप्रेन्योर रही, उद्योग उसने अपना शुरू किया और उसमें अपना वो इन्वेस्टर भी थी. एंड शहनाज a well-known television presenter and producer in Britain and the Middle East. देखो, ये जो दूसरी बेटी थी शहनाज, वो मिडल ईस्ट और ब्रिटेन में टेलीविजन प्रेजेंटर थी और उसके प्रोड्यूसर भी थी. टेलीविजन में कई सारी सीरियल्स, कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, उसकी वो प्रोड्यूसर भी थी. मतलब सारे बच्चे वेल ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं असाधारण रूप से, है ना, एकदम नॉर्मल पढ़े लिखे और नौकरी कर ली हो तो कोई भी करता है, सब असाधारण थे. Maria's extensive involvement in women's issues would take her alone to Pakistan for an extended period of her life. अब मरियम जो महिला के हक के लिए, जागृति के लिए, उनका आरोग्य के लिए कार्य कर रही थी, इसमें इतना वो व्यग्र हो गई, इसके कारण उसको पाकिस्तान में कई लंबा पीरियड रहना पड़ा. अपने जीवन में लंबा पीरियड उसने पाकिस्तान में व्यतीत किया. नॉट विद अब्दुल्ला, दो दे वेर टुगेदर, पर उसको पाकिस्तान में रहना पड़ा. Abdullah remained in Bandar Abbas, working at his volunteer position and also as part of a team that founded a company named Kaling, which serviced foreign contractors implementing development projects in the region. देखो, उसने व्यवसाय भी किया. कैसा किया? इस क्षेत्र के विकास के लिए किया. उस क्षेत्र के, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए जो है वो नई नई ये करना, विच सर्विस फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स, उस विकास के लिए विदेशी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उसके लिए जो कंपनी काम कर रही थी कलिंग नाम की, उसमें वो अब्दुल्ला पकरवान काम कर रहे थे. उस टीम का एक वो हिस्सा थे. साथ ही में अपना उनका वॉलेंटियर का मतलब स्वयं जो वो और सोशल वर्क करते थे उसमें भी उनकी पोजीशन थी. जैसे कि रेड क्रॉस में, रेड सन सोसाइटी, रेड लायन, ऐसी सारी संस्थाओं में भी वो कार्यरत थे. वो भी उनका मतलब दोनों अपने अपने क्षेत्र में खूब बिजी थे. The children were sent off to boarding schools early in their lives to further their education, and also because Mariam thought Pakrawan would have thoroughly spoiled them. उनके सभी बच्चों को बहुत कम उम्र में उन्होंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया. ये कारण था कि दोनों व्यस्त थे, उनकी शिक्षा ठीक से होए, इसके कारण. और दूसरा कारण ये था कि मरियम सोचती थी यदि ये बच्चे घर में रहेंगे तो अब्दुल्ला उनको बिगाड़ देगा. अति लाड़, अति प्यार से अब्दुल्ला पकरवान शायद उनको बिगाड़ देगा. इसके लिए उसने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे जहाँ सख्त शिक्षा होती है ना. तो वो कैसे, क्यों ये कहती है, वो आगे दिया है. I did not always agree with his relaxed attitude to the children's upbringing. वो कहती है कि अब्दुल्ला पकरवान का जिस तरह से रवैया था बच्चों को बढ़ाने का, वो बहुत रिलैक्स, प्यार भरा था, जिससे मैं सहमत नहीं थी, ऐसी वो कहती है. अब इसके दो कारण हो सकते हैं. एक तो वो खुद अनाथ करके बड़ा हुआ था, प्यार का वो भूखा था. दूसरा मतलब बाबा का उसने जो देखा है प्रेम भरा व्यवहार, उसके कारण भी ये हो सकता है. अब यहाँ पर उन्होंने दिया है मरियम एंड अब्दुल्ला's डॉटर्स, इस फोटो के बारे में जो यहाँ आप देख रहे हैं. अब्दुल्ला एंड मरियम्स डॉटर्स मेरी, शहनाज एंड शिरीन इन अ स्कूल प्ले. अब ये स्कूल, उनकी स्कूल में कोई नाटक वगैरह चल रहा होगा, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था. इसका ये चित्र है, ये तीनों ने उसमें भाग लिया था. 1961 की ये फोटो है इन बंदर अब्बास. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये कहती है कि इनको स्कूल, बोर्डिंग स्कूल भेजा क्योंकि अब्दुल्ला उनके बहुत लाड करता था, अति लाड से वो बिगड़ जाएंगे करके उनको उन्होंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया. They all loved their father very much and in fact spent more time with him than with me.
almost to the point where our maternal and paternal roles were reversed. वो कहती है कि बच्चे अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और इतना कि मुझसे भी ज़्यादा, वो कहती है, और वास्तव में उसी के साथ वो अधिक समय व्यतीत करते थे, अब्दुल्ला पकरवान के साथ, यहाँ तक कि हम दोनों के आपसी जो भूमिकाएं बदल गई, वो माता जैसा और मैं पिता जैसा उनके लिए काम करने लगे। इतना सारा वो बच्चों का ख्याल करता था। ये 6वीं भूमिका का अब्दुल्ला पकरवान अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से रहता था, इसका भी हमें यहाँ तफसील मिल जाता है। Abdullah delved into politics briefly as a candidate of the Iran Novian Party, which was in power from 1963 to 1975. अब एक और देखो, हमने अब्दुल्ला पकरवान के बारे में क्या क्या जाना कि उसको ऊपर जो वो नहीं था वैसे आरोप लगाए गए, पर कैसे कि जब वो अपने किसी चीज में उलझा नहीं था फिर भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया, अपनी एक जगह से उसको नहीं दूसरी जगह जाने का उसका ऑर्डर दिया गवर्नमेंट से। फिर उन्होंने कस्टम्स में काम किया, मेहर जी करके रिया के फॉर्म में वो सब छोड़ के, सरकारी काम छोड़ के, मेहर जी करके रिया के साथ उन्होंने काम किया। मेहर जी करके रिया वो छोड़ के गए तो उन्होंने कैसा सामाजिक संस्थाओं में काम किया, है ना, वो गवर्नमेंट के लिए भी काम किया, एक व्यापारी भी बने, व्यापार का भी काम किया। अब देखो, मतलब एक ही जीवन में कितनी सारी भूमिकाएं या रोल निभाए, है ना, बिजनेसमैन भी है, व्यापारी भी है, सॉरी सरकारी कर्मचारी भी है ना, सोशल वर्कर भी है, कॉमर्स, है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य और रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी का डायरेक्टर। एक ही जीवन में एक ही व्यक्ति कितने विभिन्न रोल, इज दैट पॉसिबल? नहीं, शायद कई जन्मों के उसके काफी सारे संस्कार बाबा इस प्रकार से निकाल रहे थे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये किताब में ऐसा नहीं दिया है, मुझे ऐसा लगता है जब इस प्रकार से देखते हैं कि उसको इतनी सारी काम करते हुए भूमिकाओं में उलझा हुआ। थैंक यू श्वेतांबरी। अब ये पॉलिटिक्स में भी घुस गया। अब ये पॉलिटिक्स में ईरान नोवियन पार्टी की तरफ से उनका कैंडिडेट करके, ये ईरान नोवियन पार्टी कौन सी थी? ईरान की पार्टी थी जो 1963 से लेके 75 तक सत्ता में थी, लेकिन हर बार उसको अनुभव कैसे आते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। Although Abdullah owned his seat, ऐसे वो अपना जीता भी, जिस जगह से उसने इलेक्शन लड़ा वो जीता भी, अपना सीट जीता, ये भी बड़ी बात है, हारा नहीं। The election was later declared invalid because of accusations of corruption. भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ये इलेक्शन ही अवैधानिक घोषित किया गया। अब देखो, हमेशा कैसा उसमें डाल के वो संस्कार निकालने तक ही बाबा उसको डाल रहे, और फिर उसमें से कैसे बाबा उसको निकाल रहे, ये देखने वाली, मतलब अद्भुत, ये जो किमया है बाबा का खेल जो है, इसको हम देखेंगे, अद्भुत किमया है। एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार से बाबा कार्यरत थे, ये देखने वाली बात है। भले वो बाबा की मर्जी के खिलाफ वो छोड़ के ईरान में रह गया, फिर भी बाबा अभी भी उसके लिए कार्य कर रहे। इस प्रकार देखिए, later Abdullah did not reoffer in seeking the same parliamentary seat, even though there was no evidence of corruption on his part. भ्रष्टाचार के कारण उसको कैंसल किया, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें अब्दुल्ला पकरवान इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं था, उनके खिलाफ उनको कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी वापस उसने वो सीट लड़ी नहीं, पार्लियामेंट की सीट, जबकि वो आसानी से जीत सकता था। उसके खिलाफ जो भी आरोप थे सारे खारिज हो गए थे। The family had permanently moved to Tehran. इसके पश्चात वो हमेशा के लिए तेहरान शिफ्ट हो गए।
टू अकोमोडेट अब्दुल्लाज न्यू रोल इन गवर्नमेंट। अब अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट ने नया एक अपना शुरू किया कार्यभार। व्हेन दिस डिड नॉट हैपन दे रिटर्न टू बंदर अब्बास। अब ये कभी हुआ 1963 से 75। उसने इलेक्शन नहीं, वो पार्टी कार्यरत थी, उसने इलेक्शन जीता वगैरह, इसके लिए वो लोग तेहरान गए थे। लेकिन जब ये वर्कआउट नहीं हुआ तो वो बंदर अब्बास वापस आ गए। आफ्टर दिस थिंग्स गॉट वर्स। अब परिस्थिति बहुत विकट हो गई, खराब हो गई। आवर छोटा बाबा बिगैन अ न्यू बिजनेस। देखिए अब नया कारोबार उसने शुरू किया, प्रोवाइडिंग मशीनरी टू फार्मर्स। पहला कारोबार कौन सा था? क्षेत्र के विकास में जो कंपनी जुड़ी थी उसमें वो कार्यरत था, कलिंग कंपनी में। अब ये कहाँ है? उसके पहले कहाँ था? वो कस्टम्स में था, फिर मेहरजी करकेरिया के साथ काम किया। अब उसने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन वो भी कैसा? तो किसानों के लिए मशीनरी शुरू करने का व्यवसाय उसने शुरू किया, अगेन अ नोबल कॉज। बट दिस फेल्ड आफ्टर अ लोकस्ट प्लेग डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। देखो कैसा उसके जीवन में घटित हो रहा है। हाँ, लेकिन उसका ये व्यवसाय फेल हो गया, अयशस्वी हो गया, क्योंकि एक कोई जो क्रॉप था, धान था, उसके सब बिगड़ गया, वो पूरा नाश हो गया एक बीमारी के कारण। लोकस्ट प्लेग उसे कहा है, उसके कारण वो पूरा उसका उस समय का जो भी क्रॉप था, पीक था, धान था, वो डिस्ट्रॉय, नाश होने के कारण अब उसका व्यवसाय भी, क्योंकि फिर ये तो अब्दुल्ला है तो किसानों से पैसा नहीं आया होगा, जो भी है हम अनुमान लगा सकते, वो उसका कारोबार बैठ गया। टू कीप देम अफ्लोट, अब खाने पीने की लालत आ गई। टू कीप देम अफ्लोट, अब्दुल्ला एनकरेज मरियम टू रिटर्न टू पाकिस्तान, seek a government position and live near her own family members। तो अब ये जो परिस्थिति है इस विकट हो गई, तो अब्दुल्ला ने मरियम को प्रोत्साहित किया कि वो अपने घर के मेंबरों के साथ पाकिस्तान में वापस चली जाए और वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ले ले। Although the move in 1964 eventually had positive outcomes, Mariam was initially reluctant। जैसे कि 1964 में बहुत हालत, मतलब उसके फेवर में स्थिति थी, फिर भी मरियम में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी इस चीज को करने के लिए। वो कहती हैं इट वॉज नॉट एन ईजी मूव टू मेक। यह आसान नहीं था ये करना, इसको यहाँ छोड़ के फिर पाकिस्तान जाके वो करना उसके लिए आसान नहीं था। आई न्यू द स्टैंडर्ड ऑफ स्कूलिंग इन पाकिस्तान वॉज गुड। वो कहती है लोकस्ट इज पेस्ट विथ, यस सर, एक मिनट है, गांगड़े सर ने कुछ मैसेज डाला है। लोकस्ट इज पेस्ट विच ईट फूड क्रॉप एंड डिस्ट्रॉय। हाँ, वही लिखा है कि लोकस्ट नाम का प्लेग आया, लोकस्ट प्लेग डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। तो इसके बारे में गांगड़े सर लिखते हैं कि इस एक प्रकार के ऐसे है कि जिससे जो क्रॉप है पूरा नाश हो जाता है, डिस्ट्रॉय द क्रॉप। थैंक यू सर। और जैसा हम जानते हैं अभी कोई भी अकाल आता है, बाढ़ आती है, पीक खराब होता है, तो वो फार्मर बेचारे कहाँ से पे कर पाएंगे? तो नेचुरली वो किसानों के लिए जो मशीनरी उसने बनाई होगी, वो जो बिजनेस शुरू किया, वो फेल हो गया उसके चलते। अब आगे वो कहता है अब मरियम को कि जाके पाकिस्तान में अपना गवर्नमेंट काम ले लो। इट वॉज नॉट एन ईजी मूव टू मेक, मरियम कहती है